गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारे द्वारा आज जो अध्ययन किया जाएगा वो थर्ड चैप्टर का उदारीकरण टॉपिक है। उदारीकरण हमारी सरकार के द्वारा 1991 के बाद किए गए सुधारों में सबसे पहला सुधार के अंतर्गत आता है। उदारीकरण के अंतर्गत हमारी सरकार के द्वारा जो पूर्व में हमारे अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था को वैसे तो अपनाया गया था, लेकिन फिर भी कुछ इस तरह के नियम बनाए गए थे जिससे निजी क्षेत्र या उत्पादन का विस्तार नहीं हो पा रहा था, तो उन सब के अंदर उदार नीतियां लाई गई थी। अब हम इसको बुक से स्टार्ट कर रहे हैं। बुक में पेज नंबर 42 पर आप बच्चों आ जाओ, यहीं से हम पढ़ेंगे उदारीकरण। हमने प्रारंभ में चर्चा की थी कि आर्थिक गतिविधियों के नियमन, आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए बनाए गए नियम कानून ही समृद्धि और विकास के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन गए थे। उदारीकरण इन्हीं प्रतिबंधों को दूर करके अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति थी। बच्चों ये लाइन नोट कर लेना। वैसे तो औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, ये जो औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली है 1947-50 के बाद जब हमारी अर्थव्यवस्था का विकास पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से प्रारंभ किया गया था, उस समय जो हमारी नीतियाँ अपनाई गई थी वो सारी नीतियाँ बच्चों आप ये कॉमा लगा के पढ़ रहे हैं। वैसे तो औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, आयात निर्यात नीति, तकनीकी उन्नयन, राजकोषीय और विदेशी निवेश नीतियों में उदारीकरण 1980 के दशक में ही आरंभ किए गए थे। 80 के दशक से मतलब है 1980 के बाद से ही प्रारंभ हो गए थे, किंतु 1991 के आरंभ की गई सुधारवादी नीतियां कहीं अधिक व्यापक थी। आइए अब हम कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किए गए सुधारों की समीक्षा करते हैं। ये क्षेत्र हैं औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, कर सुधार, विदेशी विनिमय बाजार, व्यापार और निवेश क्षेत्र, जिन पर 1991 में और 1991 के बाद से विशेष ध्यान दिया गया था। ये बच्चों पहला पॉइंट है हमारा, जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र का विनियमीकरण किया गया। औद्योगिक क्षेत्र का विनियमीकरण करने की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि जो औद्योगिक क्षेत्र था इसके अंदर सरकार का बहुत अधिक हस्तक्षेप था। क्यों? भारत के अंदर बड़ी बड़ी जितनी भी निजी फर्में थी, उन सभी फर्मों को औद्योगिक लाइसेंस लेना पड़ता था। इसके अलावा निजी क्षेत्र के अंतर्गत नए उद्यमियों को प्रवेश करने के लिए भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी, उन समस्याओं के लिए उदार नीतियां अपनाई गई। पढ़े बच्चों अब इसको। औद्योगिक क्षेत्र का विनियमीकरण। भारत में विनियमन प्रणालियों को अनेक प्रकार से लागू किया गया था। आपको ऐसे सबसे पहले तो औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था थी, जिसमें उद्यमी को एक फर्म स्थापित करने या बंद करने या उत्पादन की मात्रा को निर्धारित करने के लिए किसी न किसी सरकारी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी होती थी। ये कार्य जो होता था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर 1990 तक बहुत आवश्यक था। दूसरा जो कार्य होता था 1950 से 1990 के बीच में, वो था अनेक उद्योगों में तो निजी उद्यमियों का प्रवेश ही निषेध था। निषेध से मतलब उन्हें कोई एंट्री नहीं दी गई थी। और तीसरे नंबर पर जो था, कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु उद्योग ही कर सकते थे और सभी निजी उद्यमियों को कुछ औद्योगिक उत्पादों की कीमतों के निर्धारण और उनके वितरण के बारे में भी अनेक नियंत्रणों का पालन करना पड़ता था। ये सारे के सारे रेस्ट्रिक्शन जो लगाए हुए थे हमारे 1990 से पूर्व तक, इन सभी के अंदर जो सुधार किए गए, इनके प्रति जो नीतियों में उदारता लाई गई, वो अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। 1991 के बाद से आरंभ हुई सुधार नीतियों ने इनमें से अनेक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया था। अल्कोहल बोलते हैं बच्चों शराब से संबंधित या नशीले पदार्थ जो हैं उनका उत्पादन। अल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायन जो हमारे देश के सारे केमिकल
जिनमें रिस्क ज़्यादा है। चौथे नंबर पे औद्योगिक विस्फोटक। औद्योगिक विस्फोटकों के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक के सामान और विमानन से संबंधित सामान तथा इसके अलावा आपके औषधियाँ जो हैं, औषधि भेषज जो दे रखा है। और छठे नंबर पर एक पॉइंट और लिख लेना आप यहाँ पर, रक्षा उपकरण। इन 6 उत्पादों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा कदम था हमारे देश की सरकार के द्वारा निजी क्षेत्र के विकास और उद्योगों के विकास और विस्तार और उत्पादन के लिए जो उठाया गया था कि 6 ही उद्योग जो थे वो हमारे देश के अंदर सार्वजनिक क्षेत्र में थे, बाकी सारे निजी क्षेत्र के सुपुर्द कर दिए गए थे। अब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों में भी केवल प्रतिरक्षा उपकरण, परमाणु ऊर्जा उत्पादन और रेल परिवहन ही बचे हैं। लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित अनेक वस्तुएं भी अब अनारक्षित श्रेणी में आ गई हैं। अनेक उद्योगों में अब बाजार की कीमतों के निर्धारण की अनुमति मिल गई है। मतलब अब कंपनियां, निजी फर्में बहुत पावर में आ गई हैं। उन्हें हर बात के लिए, अपनी फर्मों के विस्तार के लिए, अपनी शाखाओं का विस्तार, अपने उत्पादन का विस्तार करने के लिए या अपनी नीतियों, अपनी बाजार कीमतों से संबंधित नीतियों को संबंधित निर्णय लेने में वो खुद सक्षम हो गए थे। उन्हें किसी सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी। दूसरे नंबर पर हम पढ़ते हैं बच्चों, वित्तीय क्षेत्र से संबंधित सुधार। वित्तीय क्षेत्र से संबंधित बातें करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए वित्त, फाइनेंस से संबंधित कौन कौन सी संस्थाएं हमारे देश में कार्य करती हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर आपकी पहली लाइन में ही दे रखा है, वित्त के क्षेत्र में व्यावसायिक और निवेश बैंक, जो कॉमर्शियल बैंक हैं और जो इन्वेस्टमेंट करने वाले बैंक हैं, इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज तथा विदेशी मुद्रा बाजार जैसी वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित होती हैं। ये लाइनें और ये तीनों पॉइंट नोट कर लेना बच्चों। फिर है, भारत में वित्तीय क्षेत्र का नियंत्रण रिजर्व बैंक का दायित्व है। आपको अच्छे से पता है, रिजर्व बैंक या आरबीआई जो है हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। प्रत्येक देश का अपना केंद्रीय बैंक होता है जो उस देश के बैंक का संचालन करता है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो वित्तीय क्षेत्र का नियंत्रण करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न नियम और कसौटियों के माध्यम से ही बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के कार्यों का नियमन होता है। रिजर्व बैंक ही तय करता है कोई बैंक अपने पास कितनी मुद्रा जमा रख सकता है, यही ब्याज की दरों को नियत करता है और विभिन्न क्षेत्रकों को उधार देने की प्रकृति इत्यादि को भी यही तय करता है। मतलब आरबीआई का 1990 से पूर्व तक बैंकों पर बहुत ही कड़ा नियंत्रण था। बैंक की शाखाएं कितनी हो, बैंक अपने पास कितनी मुद्रा कैश रख सकता है, ब्याज की दर क्या होनी चाहिए, विभिन्न क्षेत्रों में उधार जो देने की बैंक की प्रकृति है वो क्या होगी, ये सब बातों का निर्धारण 1990 से पूर्व तक किसके द्वारा किया जा रहा था, देश में आरबीआई के द्वारा किया जा रहा था। अब यहाँ ये लाइन नोट करना बच्चों, वित्तीय क्षेत्रक सुधार नीतियों का एक प्रमुख उद्देश्य, ये जो उदारीकरण अपन पढ़ रहे हैं ना, इसमें वित्तीय क्षेत्र पढ़ रहे हैं, वित्तीय क्षेत्र सुधार नीतियों का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी था कि रिजर्व बैंक को इस क्षेत्र के नियंत्रक की भूमिका से हटाकर उसे इस क्षेत्र की एक सहायक की भूमिका तक सीमित कर दिया जाए। सहायक बोलते हैं बेटा, हेल्प करता है, जो हेल्प से मतलब है हमारे जो हमारे को मतलब आदेश नहीं दे रहा है, हमारे पर नियंत्रण नहीं रख रहा है, बल्कि एक मित्र की भांति हमारे डेवलपमेंट में सहायक हो रहा है, हमारी कमियों को हमें इंगित कर रहा है कि इस दिशा में आपको नुकसान पहुंच सकता है। इस तरह की भूमिका हमारे आरबीआई की हो गई थी उदारीकरण के बाद। अब आगे बढ़े, ये तीनों लाइनें, चारों लाइनें नोट कर लिया आपने, उसके बाद आगे बढ़ो। इसका अर्थ है कि वित्तीय क्षेत्र रिजर्व बैंक से सलाह लिए बिना ही कई मामलों में अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हो जाएंगे या हो गए। सुधार नीतियों ने ही वित्तीय क्षेत्र में भारतीय और विदेशी
निजी बैंकों को भी पदार्पण करने का अवसर प्रदान किया। वित्तीय क्षेत्र में कई विदेशी निजी बैंक भी भारत में एंट्री कर गए। इन सुधार नीतियों का ये परिणाम निकला। बैंकों की पूंजी में विदेशी भागीदारी की सीमा 50% तक कर दी गई थी। ये नोट कर लेना कि भारत के बैंकों के बैंकिंग क्षेत्र के अंतर्गत 50% तक विदेशी बैंक एंट्री कर सकते थे या पार्टनरशिप कर सकते थे। कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने वाले बैंक अब रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना ही नई शाखाएं खोल सकते थे, पुरानी शाखाओं के जाल को अधिक युक्तिसंगत बना सकते थे। यद्यपि बैंकों को अब देश विदेश से और अधिक संसाधन जुटाने की भी अनुमति है, पर खाता धारकों और देश के हितों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ नियंत्रक शक्ति अभी भी आरबीआई के पास ही है। विदेशी निवेश संस्थाएं, जिसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट के नाम से या FII शॉर्ट के अंदर हम कहें, तथा व्यापारी बैंक बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक को, जिस म्यूचुअल फंड शब्द आपका सुना हुआ ही है, और पेंशन कोष आदि को भी अब भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश की अनुमति मिल गई। यहाँ आपने 2 पॉइंट उदारीकरण में पढ़ लिए। एक तो औद्योगिक क्षेत्र का विनियमीकरण कर दिया गया था, दूसरा आपने वित्तीय क्षेत्रक सुधार संबंधी पढ़ लिया आपने कि वित्तीय क्षेत्र में क्या क्या हमारी सरकार के द्वारा उदारीकरण के तहत सुधार किए गए थे। अब तीसरा सुधार जो मुख्य रूप से किया गया था बच्चों उदारीकरण के अंतर्गत, वो कर व्यवस्था में सुधार था। कर किसे कहते हैं पहले आपको ये बता देती हूँ मैं। हमारे या किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर, ऐसा नहीं कह रही मैं, हमारे से मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था है, किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर उस देश के रहने वाले लोगों को सरकार को अनिवार्य से मतलब कंपलसरी रूप से चुकाया गया कर होता है। मतलब कर एक ऐसी राशि होती है जो देश के रहने वाले लोगों को उस देश की सरकार को चुकानी पड़ती है। अर्थव्यवस्था के रहने वाले लोगों को सरकार को दी गई राशि ही कर कहलाती है। ये जो कर होते हैं बच्चों, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रत्यक्ष कर होता है और दूसरा अप्रत्यक्ष कर होता है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत तो जिस व्यक्ति का नाम कर के ऊपर लिखा हुआ होता है कि इस व्यक्ति को इतना कर चुकाना है, उसी व्यक्ति के द्वारा सरकार के द्वारा कर को चुकाया जाता है। लेकिन अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत वह व्यक्ति उस कर की राशि को किसी दूसरे पर धकेल देता है। जैसे कर तो रमेश के नाम पर लगा हुआ था और उसने सुरेश पर धकेल दिया। ऐसे करों को अप्रत्यक्ष मतलब कर की राशि सुरेश के द्वारा चुकाई गई। तो ये जो कर का प्रकार होता है ये अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। सामान्य रूप से इसके अलग अलग उदाहरण जैसे आयकर, प्रत्यक्ष कर, आयकर और निगम कर जो होते हैं वो आपके प्रत्यक्ष कर के उदाहरणों में आते हैं। और अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आपके मनोरंजन कर है, आपके उपहार कर है, मनोरंजन कर होता है, और इसके अलावा आपके उत्पादन कर होता है, बिक्री कर होता है। ये सारे के सारे आपके अप्रत्यक्ष करों में सम्मिलित होते हैं। अब कर व्यवस्था में क्या सुधार किए गए, देखो मैं एक चीज़ और बताऊं आपको। यहाँ पर कर के अंतर्गत जो 50 से लेकर 90 तक की हमारी नीतियाँ थी, सरकार बहुत ऊंची दर से कर लगा रही थी, चाहे वो प्रत्यक्ष कर हो चाहे वो अप्रत्यक्ष कर हो। लेकिन जो सुधार किए गए उसके बाद सरकार को ये लगा कि ऊंची कर की दर होने से अर्थव्यवस्था में करों की चोरी अधिक हो रही है, या कर वंचन का मतलब ही चोरी होता है बच्चों। कर वंचन बहुत अधिक पाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष कर, जिसमें आयकर और निगम कर की दरें थी, उनको कम किया गया और अप्रत्यक्ष करों की दरों में भी कमी की गई। पढ़ें अब इसमें क्या क्या दे रखा है हमारे। कर व्यवस्था में सुधार, इन सुधारों का संबंध सरकार की कराधान बोलते हैं कर को लेने की नीति और सार्वजनिक व्यय नीतियों से होता है। सरकार जैसे कर के रूप में आय प्राप्त करती है ना बच्चों, ऐसे ही सरकार व्यय भी करती है अर्थव्यवस्था के विकास के लिए। जैसे बांध है, पुल है, सड़कें हैं, रक्षा है,
सुरक्षा, फौजों पर है, ये सारे खर्चे हमारी सरकार के द्वारा किए जाते हैं। तो कर और व्यय जो नीतियाँ होती हैं वो इसमें सम्मिलित होती हैं और इन नीतियों में जो सुधार किया गया वो हम पढ़ रहे हैं। इन्हें सामूहिक रूप से राजकोषीय नीतियां भी कहा जाता है। कर और व्यय से संबंधित सरकार की जो नीतियां होती हैं उन्हें राजकोषीय नीतियां कहते हैं। करों के दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। अब प्रत्यक्ष कर क्या होता है? व्यक्ति की आय और व्यावसायिक उद्यमों के लाभ पर लगाए गए कर प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं। ये बच्चों उदाहरण के द्वारा दे रखा है, आयकर और निगम कर। ये जो व्यावसायिक उद्यमों के लाभ पर लगाया गया कर होता है ना, इसको निगम कर कहते हैं बच्चों। 1991 के बाद से व्यक्तिगत आय पर लगाए गए करों की दरों में निरंतर कमी आ रही है। इसके पीछे मुख्य धारणा यह थी कि उच्च कर दरों के कारण ही कर वंचन होता है। कर वंचन मतलब कर की चोरी, वंचन कहते हैं चोरी को। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि करों की दरें अधिक ऊंची नहीं हो तो बचतों को बढ़ावा मिलता है और लोग स्वेच्छा से अपनी आय का विवरण भी दे देते हैं। निगम कर की दर जो पहले बहुत अधिक थी, धीरे धीरे कम कर दी गई। अब हम अप्रत्यक्ष करों का पढ़ रहे हैं बच्चों। अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत भी सुधार के प्रयास किए जाते आ रहे हैं, वर्तमान तक आ रहे हैं ये प्रयास। जैसे वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए कर, ताकि सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक साझे राष्ट्रीय स्तर के बाजार की रचना की जा सके। इस क्षेत्र में सुधारों का एक और घटक सरलीकरण भी है। करदाताओं के द्वारा नियम पालन को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। साथ ही कर की दरों में भी पर्याप्त रूप से कमी की गई है। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक है इसी उदारीकरण के अंतर्गत विदेशी विनिमय सुधार। विदेशी विनिमय सुधार के अंतर्गत भी बहुत सारी उदारीकरण की नीतियां अपनाई गई थी। बच्चों जब हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था जिसमें 50 से लेकर 90 तक की नीति थी, हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था और विदेशी व्यापार के संदर्भ में उसने आयात प्रतिस्थापन और प्रशुल्क की आयात प्रतिस्थापन की नीति का पालन किया था। आयात प्रतिस्थापन के अंतर्गत उसने विदेशों से उन वस्तुओं का आयात कम कर दिया जिन्हें वो देश में ही बना सकती थी। तो इससे क्या हुआ कि हमारे जो विदेशी व्यापार था उसकी मात्रा कम हो गई। हमारे देश में विदेशी मुद्रा कोष के भंडार कम हो गए थे। अब विदेशी विनिमय सुधार के अंतर्गत हमारी सरकार के द्वारा अपने उद्योग धंधों का और अपने जो वस्तुएं निर्यात होती थी उनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई उदारीकृत नीतियों का निर्माण किया गया था। हमारे देश के अंदर यहाँ पर एक शब्द आता है बच्चों, MRTP एक्ट। ये जो MRTP एक्ट होता है ना बच्चों, इसकी फुल फॉर्म लिख लेना, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। फिर से बोल रही हूँ मैं, MRTP एक्ट, मोनोपोलीज का MONOPOLIES, मोनोपोलीज, एंड की स्पेलिंग आती है रेस्ट्रिक्टिव RESTRICTIVE, ट्रेड TRADE और प्रैक्टिसेस PRACTICES, प्रैक्टिसेस एक्ट। ये 1969 में बना था बच्चों ये एक्ट, और हमारे देश में जो प्रभावी हुआ था 1 जून 1970 से हुआ था। और उदारीकरण का परिणाम क्या हुआ? इस नियम में सुधार किया गया और जितने भी रेस्ट्रिक्शन हमारे रेस्ट्रिक्शन लगे हुए थे, प्रतिबंध लगे हुए थे हमारे व्यापार के संदर्भ में, उनमें बहुत उदार नीतियों को अपनाया गया। पढ़ रही हूँ बच्चों में, इसको ध्यान से सुनना और समझना। विदेशी विनिमय सुधार। विदेशी क्षेत्र में पहला सुधार विदेशी विनिमय बाजार में किया गया। 1991 में भुगतान संतुलन की समस्या के तत्कालिक निदान के लिए अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में रुपए का अवमूल्यन किया गया। बच्चों रुपए के अवमूल्यन से मतलब है दूसरे देशों की करेंसी की तुलना में अपने देश की करेंसी का मूल्य सरकार द्वारा कम करना।
जब भी अवमूल्यन किया जाता है अर्थव्यवस्था की मुद्रा का, तो उस समय अर्थव्यवस्था के निर्यातों में तेजी से वृद्धि होती है और आयातों में तेजी से कमी होने लगती है। तो हमारी सरकार के द्वारा विदेशी विनिमय सुधार के तहत सबसे पहला कार्य रुपए का या हमारे देश की मुद्रा जो रुपए थी उसका अवमूल्यन किया गया। इससे देश में विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि हुई। इसके अंतर्गत विदेशी विनिमय बाजार में रुपए के निर्धारण को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की पहल की गई। अब तो प्राय बाजार ही विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर विनिमय दरों को निर्धारित कर रहा था। और क्या क्या सुधार हुए थे हमारे देश के अंदर? व्यापार और निवेश संबंधी निवेश नीति में सुधार, अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादों और विदेशी निवेश तथा प्रौद्योगिकी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार और निवेश व्यवस्थाओं का उदारीकरण प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य स्थानीय उद्योगों की कार्यकुशलता को सुधारना, उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी था। भारत आंतरिक उद्योगों के संरक्षण के लिए आयात के परिमाण बोलते हैं बच्चों, मात्रा को, क्वांटिटी को सीमित रखने की नीतियां अपना रहा था। इसके लिए आयात पर कड़े नियंत्रण और उच्च प्रशुल्कों का प्रयोग होता था। ये सब 1990 से पहले हो रहा था। ये नीतियां कुशलता और स्पर्धा क्षमता को कम कर रही थी, जिससे देश में विनिर्माण उद्योगों की समृद्धि दर कम हो गई थी। व्यापार नीतियों के सुधारों के लक्ष्य कौन कौन से थे? पहला लक्ष्य था आयात और निर्यात पर परिमाणात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति। दूसरा था प्रशुल्क दरों में कटौती और तीसरा था आयातों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया की समाप्ति। हानिकारक और पर्यावरण संवेदी उद्योगों के उत्पादों को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं पर से आयात लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई। अप्रैल 2001, ये नोट कर लेना बच्चों, अप्रैल 2001 से कृषि पदार्थों और औद्योगिक उपभोक्ता पदार्थों के आयात भी मात्रात्मक प्रतिबंधों से मुक्त कर दिए गए। भारतीय वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्पर्धा शक्ति बढ़ाने के लिए उन्हें निर्यात शुल्क से मुक्त कर दिया गया। ये हमारा सारे के सारे पॉइंट जो दे रखे थे उदारीकरण के अंतर्गत आते हैं। एक और बॉक्स हमारे यहाँ दे रखा है नवरत्न और सार्वजनिक उद्यम नीतियों के संदर्भ में। इसे बच्चों खुद ही आप पढ़ लीजिएगा, फिर कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। इससे पहले वाले पेज पर एक बॉक्स और दे रखा है बच्चों, इन्हें कीजिए। यहाँ पर अपन आ जाते हैं फिर से पेज नंबर 44 पर एक बॉक्स दे रखा है, इन्हें कीजिए। पहला इसमें दे रखा है राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी विदेशी बैंक, विदेशी निवेश संस्थान और म्यूचुअल फंड का एक एक उदाहरण दें। राष्ट्रीयकृत बैंक के अंदर आप पीएनबी का नाम, एसबीआई का नाम, किसी भी बैंक का नाम दे सकते हैं। निजी बैंक के अंतर्गत आप एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, इनका नाम दे सकते हैं। निजी विदेशी बैंक के अंतर्गत, निजी मतलब प्राइवेट है, फॉरेन से रिलेटेड बैंक जो हैं उनके अंतर्गत आप किसका नाम दोगे? यश बैंक है, या आजकल जर्मनी है, अमेरिका है, इन देशों से कई बैंकिंग संस्थाएं देश में कार्य करती हैं, उनका नाम दे सकते हैं अपनी नॉलेज के आधार पर। फिर इसके अलावा म्यूचुअल फंड, अपने पेरेंट से पूछकर आप इसके अंतर्गत किसी भी म्यूचुअल फंड का नाम दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट दे रखा है आपके अपने अभिभावकों के पास साथ पास के किसी बैंक में जाएं, पता करें बैंक कौन कौन से कार्य करता है और उसका एक चार्ट तैयार करें। इस क्वेश्चन को अभी बिल्कुल नहीं करें। फिर उसके बाद है तीसरा, इन्हें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की श्रेणी में विभाजित करें। विक्रय कर अप्रत्यक्ष कर होता है, सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर होता है, संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर होता है, उत्तराधिकारी कर प्रत्यक्ष कर होता है, वर्धित मूल्य कर, इसे वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं बच्चों, ये प्रत्यक्ष कर होता है। आय कर जो होता है वो प्रत्यक्ष कर होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके यहाँ पर एक तालिका बनी हुई है, यहाँ पर आपके देशों के नाम है, उनकी मुद्रा है और भारतीय रुपये से विदेशी मुद्रा की एक इकाई का मूल्य आपको लिखना है। ये मैं आपको बता देती हूँ सेकंड कॉलम, बाकी थर्ड कॉलम आपको स्वयं भरना है। संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर चलता है, इंग्लैंड में पाउंड चलता है,
जापान में येन चलता है, चीन में युआन चलता है, कोरिया में वॉन चलता है, सिंगापुर में सिंगापुर डॉलर चलता है, ब्रैकेट में डॉलर ही लिख लेना, सिंगापुर का डॉलर अपना होता है, जर्मनी में मार्क चलता है। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।